हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल आयुर्पदगामिनी बाय जीसीएम में हार्दिक स्वागत है। आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है एआरडीएस। एआरडीएस यानी कि एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि एआरडीएस की डेफिनेशन क्या है। तो जैसा कि इसके नाम में ही है, ये क्या है, एक्यूट कंडीशन है। तो ARDS इज अ सडन एंड प्रोग्रेसिव फॉर्म ऑफ एक्यूट रेस्पिरेटरी फेलियर, जिसमें क्या होता है, जो एल्वेलाई हैं उनकी जो मेम्ब्रेन है वो डैमेज हो जाती है, और जो कैपिलरी जो मेम्ब्रेन है, कैपिलरी एंडोथेलियम है वो डैमेज हो जाती है। कैपिलरी की जो परमेबिलिटी है वो इंक्रीज हो जाती है। तो जो फ्लूइड्स है कैपिलरीज से वो एल्वेलाई में चला जाता है, फ्लूइड बिल्डअप हो जाता है एल्वेलाई में। और उस कंडीशन में क्या होता है, सीवियर डिस्निया, हाइपोक्सीमिया और डिफ्यूज पल्मोनरी फिल्ट्रेट्स वहां पे देखने को मिलते हैं। और ये जो सारी कंडीशंस होती है ये किस टाइम देखने को मिलती है, जब जो पेशेंट होता है उसमें क्या हो, कोई भी प्री एग्जिस्टिंग लंग डिजीज नहीं होता। तो ऐसी कंडीशन में जब डिस्निया, हाइपोक्सीमिया और डिफ्यूज पल्मोनरी इनफिल्ट्रेट्स की कंडीशन डेवलप होती है तो उसे एआरडीएस कहते हैं। यहाँ पे क्या होता है, जो एंडोथेलियल बैरियर है उसकी क्या हो जाती है, डिस्ट्रप्शन हो जाती है, जिसकी वजह से वस्कुलर परमिएबिलिटी बढ़ जाती है। वस्कुलर परमिएबिलिटी बढ़ने की वजह से वहां पे परमिएबिलिटी एडिमा डेवलप हो जाता है, और ये जो एडिमा होता है वो इंटरस्टिशियल एडिमा एंड एल्वेलर एडिमा देखने को यहाँ पे मिलता है, पल्मोनरी एडिमा देखने को मिलता है। और ये पल्मोनरी एडिमा नॉन कार्डियोजेनिक कोज का होता है, यानी कि उस पेशेंट को कोई भी कार्डियक डिसऑर्डर नहीं होना चाहिए, तभी हम उस कंडीशन को क्या कहेंगे, एआरडीएस कहेंगे। और क्या देखने को मिलेगा, डिफ्यूज पल्मोनरी इनफिल्ट्रेशन यहाँ पे देखने को मिलेगी। नेक्स्ट बात करते हैं हम कि जो ये सिंड्रोम है ये फर्स्टली डिस्क्राइब हुआ था 1967 में, और इसके अलग अलग नाम अलग अलग जगह पे यूज किए जाते हैं। तो इसको एआरडीएस बोलते हैं, शॉक लंग, एक्यूट लंग इंजरी, क्योंकि इसमें क्या होता है, जो लंग्स की डायरेक्ट या इनडायरेक्ट जो इंजरी होती है वो एक्यूटली होती है। और डिफ्यूज एल्वेलर डैमेज, ब्लास्ट लंग भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है, जो एल्वेलाई है उन पे ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है, और जो एल्वेलाई है किसी कई कंडीशन में बर्स्ट भी हो जाती है। और एक्यूट एल्वेलर इंजरी बोलते हैं इसको, हाईली मेम्ब्रेन डिजीज भी इसको बोलते हैं। नेक्स्ट, पहले जो ये टर्म है एआरडीएस, इसको एडल्ट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम के नाम से भी जाना जाता था। तो जो रिसेंट इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई उसमें ये सजेस्ट किया गया कि जो एक्यूट जो टर्म है वो ज्यादा बेटर है एडल्ट के बजाय, क्योंकि जो एआरडीएस है वो ओनली जो है वो एडल्ट्स तक लिमिटेड नहीं है, वो किसी भी एज के पर्सन्स में देखने को मिल सकता है। इसीलिए जो एआरडीएस है उसकी फुल फॉर्म एडल्ट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम के बजाय एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम ज्यादा बेटर है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसकी इटियोलॉजी की। तो इटियोलॉजी में हम देखते हैं कि जो एआरडीएस है वो कैसे होता है। एआरडीएस में क्या होता है, कोई भी ऐसी कंडीशन जो क्या करे, लंग्स की एक्यूट इंजरी के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, वो सारे जो कारण हैं वो एआरडीएस के लिए रिस्पॉन्सिबल यहाँ पे देखे जाएंगे। तो जो एक्यूट लंग इंजरी है वो आइदर बाय इनहेलेशन हो सकती है, या फिर एस्पिरेशन हो सकती है, या फिर हिमेटोजेनस रूट से भी कोई जो इन्फेक्शन है, कोई पैथोजन है, वो जाके जब लंग्स पे इंजरी करते हैं तो वो इसके एक्यूट जो रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम है इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो ब्रॉडली अगर हम देखें तो जो एआरडीएस है उसके जो कोज है उसको हम दो टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं, फर्स्टली डायरेक्ट लंग इंजरी और सेकंड इनडायरेक्ट लंग इंजरी। तो ऐसे कोजेज जो डायरेक्ट लंग्स पे इंजरी करते हैं, और ऐसे जो सिस्टमिक जो सर्कुलेशन है उसके थ्रू जाके लंग्स पे जब एक्ट करते हैं तो वो किस में आएंगे, इनडायरेक्ट लंग इंजरी में आएंगे। अब हम वन बाय वन इनको देखेंगे, कोजेज ऑफ डायरेक्ट लंग इंजरी। तो डायरेक्ट लंग इंजरी में सबसे फर्स्ट है निमोनिया। निमोनिया जो है वो कॉमन कोज है डायरेक्ट लंग इंजरी का। तो निमोनिया क्या है, कोई भी निमोनिया हो सकता है, बैक्टीरियल निमोनिया हो सकता है, वायरल निमोनिया हो सकता है, फंगल निमोनिया हो सकता है, और मोस्टली जो पैथोजन होता है यहाँ पे स्ट्रिप्टोकोकस न्यूमोनाई या स्ट्रिप्टोकोकस ओरियस, या कोविड-19 के केस में भी निमोनिया जो देखने को मिलता था। और एक और कंडीशन है, जैसे एचआईवी के जो पेशेंट्स होते हैं उसमें भी जो CD4 सेल्स काउंट है वो डिक्रीज हो जाता है, और उस कंडीशन में भी पेशेंट को निमोनिया डेवलप हो जाता है। तो ये सारे जो निमोनिया हैं ये सारे डायरेक्ट लंग इंजरी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं।
तो इसको हम देखते हैं। जैसे ये डायग्राम है, ये एल्वेलाई का नॉर्मल डायग्राम है। तो यहाँ पे क्या होता है, जो एल्वेलाई की जो मेम्ब्रेन है ये क्या है, टाइप 1 और टाइप 2 न्यूमोनाइट सेल से मिलके बनी होती है। जो टाइप 1 न्यूमोनाइट सेल्स होती हैं वो सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम की बनी हुई होती हैं और उनका फंक्शन क्या होता है, वो मेनली गैसियस एक्सचेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। और जो टाइप 2 न्यूमोनाइट सेल्स होती हैं वो क्यूबॉइडल एपिथेलियम की बनी हुई होती हैं और ये क्या करती हैं, जो सर्फेक्टेंट प्रोडक्शन है उसमें हेल्प करती है। और सर्फेक्टेंट प्रोडक्शन क्या होगा, सर्फेक्टेंट प्रोडक्शन जब होगा तो सरफेस टेंशन क्या रहेगी, कम रहेगी और वो क्या करेंगी, एल्वेलाई को कोलैप्स होने से बचाती है। तो अगर इनमें कोई एबनॉर्मेलिटी आ जाती है तो ये क्या करती हैं, फिर एआरडीएस की कंडीशन कोज करती हैं। तो फर्स्टली निमोनिया, जैसे हमने कोज में देखा था, तो निमोनिया में क्या होगा, कोई भी पैथोजन एल्वेलाई के अंदर जाएगा तो वो क्या करेगा, टाइप 1 एंड टाइप 2 न्यूमोनाइट सेल्स को डैमेज करना शुरू कर देता है। जब टाइप 1 न्यूमोनाइट सेल्स को डैमेज करेगा तो ऑब्वियस बात है कि वो क्या करेगा, गैसियस एक्सचेंज को हैम्पर करेगा। और टाइप 2 न्यूमोनाइट सेल्स को जब वो डैमेज करेगा तो क्या करेगा, जो सर्फेक्टेंट प्रोडक्शन है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि टाइप 2 न्यूमोनाइट सेल्स जो है वो डैमेज हो जाएगी। यहाँ पे जब सर्फेक्टेंट प्रोडक्शन कम होगा तो सरफेस टेंशन क्या हो जाएगी, वो बढ़ जाएगी। जब सरफेस टेंशन बढ़ जाएगी तो जो एल्वेलाई है उन पे क्या होगा, मोर प्रेशर होगा और इतना प्रेशर एल्वेलाई पे एक्सर्ट होगा कि जो एल्वेलाई है वो क्या हो जाएंगी, कोलैप्स यहाँ पे हो जाएंगे। एल्वेलाई जब कोलैप्स हो जाएंगी तो क्या हो जाएगा, जो गैसियस एक्सचेंज है वो प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाएगा और हाइपोक्सीमिया की कंडीशन जो है वो डेवलप यहाँ पे हो जाएगी। अब हम बात करते हैं जो सेकंड जो कोज है डायरेक्ट लंग इंजरी के लिए, सेकंड कोज है एस्पिरेशन निमोनिया। तो एस्पिरेशन निमोनिया की कंडीशन कब डेवलप होती है, जब कोई भी सब्सटेंस मटेरियल हम एस्पिरेट कर जाते हैं। मोस्टली क्या होता है, जो गैस्ट्रिक मटेरियल है उसी के एस्पिरेशन की वजह से निमोनिया जनरली देखने को मिलता है, या फिर कोई भी ऐसे सब्सटेंसेस जो क्या हो, एसिडिक पीएच के हो या फिर बैक्टीरियल कुछ हो या अदर कोई भी मॉलिक्यूल्स, जब वो एस्पिरेट कर जाता है और निमोनिया की कंडीशन को डेवलप कर देता है तो उस टाइम पे भी लंग्स पे क्या होती है, डायरेक्ट इंजरी होती है और फर्दर वही प्रोसीजर चलता है। वो भी क्या करेंगे, टाइप 1 एंड टाइप 2 न्यूमोनाइट सेल्स को डिस्ट्रॉय करेंगे, डैमेज करेंगे और गैसियस एक्सचेंज हैम्पर होगा और सर्फेक्टेंट प्रोडक्शन क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। थर्ड हम बात करते हैं लंग कंट्यूजन्स, यानी कि सिग्निफिकेंट ट्रोमा टू द लंग्स। कोई भी कारण हो सकता है, कोई एक्सटर्नल इंजरी हो सकती है, एक्सीडेंट हो सकता है, जिन कंडीशंस में क्या होगा, लंग्स पे डायरेक्ट ट्रोमा हो जाएगा और सिग्निफिकेंट ट्रोमा होगा। तो उस कंडीशन में क्या होगा, जो लंग है वो डैमेज हो जाएंगे। मोस्टली लंग्स की जो पेरेन्काइमा है वो इसमें यहाँ पे डैमेज हो जाएगी। और लंग पेरेन्काइमा किसकी बनी होती है, ये टाइप 1 एंड टाइप 2 न्यूमोनाइट सेल्स की मिलके बनी हुई होती है। और भी चीजें हैं, मेनली अभी जैसे मैंने डायग्राम में दिखाया था, टाइप 1 क्या होती है, सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम की बनी हुई होती है और टाइप 2 क्यूबॉइडल एपिथेलियम की। तो यहाँ पे भी टाइप 1 एंड टाइप 2 न्यूमोनाइट सेल्स डैमेज होंगी, फिर वो फर्दर क्या करेंगी, गैसियस एक्सचेंज को हैम्पर करेंगी और फर्दर जाके अगर ये जो है कैपिलरी परमिएबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी और ये सब प्रोसीजर होगा तो फ्लूइड बिल्डअप हो जाएगा एल्वेलाई में, इंटरस्टिशियल या एल्वेलर एडिमा की कंडीशन भी यहाँ पे देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट है नियर ड्रोनिंग। नियर ड्रोनिंग की कंडीशन में क्या होता है कि हमें देखना होता है कि जो ड्रोनिंग की कंडीशन हुई है वो किस तरह की जो है वाटर में हुई है। वो फ्रेश वाटर भी हो सकता है, सी वाटर भी हो सकता है। फर्स्टली हम बात करते हैं सी वाटर की। जब सी वाटर की कंडीशन में ड्रोनिंग होती है तो एल्वेलाई क्या हो जाती है, मोर साल्टी हो जाती है। हाई प्रोटोनिक की वो है जो एरिया, वो हाई प्रोटोनिक हो जाएगा। वहां पे क्या होगा, जो फ्लूइड है, अब हाइपरटोनिक ये कंडीशन हो जाती है सी वाटर के केस में, हाइपरटोनिक। अब जब कंडीशन हाइपरटोनिक है तो क्या होगा, कैपिलरीज से जो फ्लूइड है वो किस में चला जाएगा, एल्वेलाई में चला जाएगा और वहां पे फिर क्या होगा, पल्मोनरी एडिमा की कंडीशन देखने को मिलती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं फ्रेश वाटर की। जब फ्रेश वाटर की कंडीशन होगी तो सॉल्यूशन कैसा होगा, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन होगा। और जो ये हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है ये यहाँ पे क्या करता है, जैसे कि ये डायग्राम है, यहाँ पे आपको सरफेक्टेंट लेयर दिखाई दे रही होगी। सरफेक्टेंट लेयर जो एल्वेलाई के इंटरनल सरफेस पे होती है। तो ये जो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है ये क्या करेगा, जो सरफेक्टेंट है
जो सरफेक्टेंट की लेयर है उसको क्या कर देगा, वॉश अवे कर देगा। जब सरफेक्टेंट जो है वो कम हो जाएगा तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली सरफेस टेंशन बढ़ जाएगी। सरफेस टेंशन बढ़ जाएगी तो वो एल्वेलाई पे बहुत ज्यादा प्रेशर अप्लाई करेगी, जिसकी वजह से जो है एल्वेलाई कोलैप्स यहाँ पे हो सकती है। नेक्स्ट जो कोज है वो है टॉक्सिक गैसेस या स्मोक इनहेलेशन। ये भी क्या करेंगे, टॉक्सिक गैसेस या स्मोक की जब इनहेलेशन होगी तो वो भी लंग्स पे जाके डायरेक्ट इंजरी करेंगे। कोई फायर की कंडीशन हो सकती है या फिर ऑक्यूपेशन पेशेंट का ऐसी जगह हो सकता है जिसकी वजह से ज्यादा स्मोक इनहेलेशन हो जाए या टॉक्सिक गैसेस जहाँ पे लीकेज हो रही हो और वहां पे इनहेलेशन हो जाए। तो ऐसी कंडीशंस में भी क्या होगा, ये जो है डायरेक्ट लंग पे इंजरी करेंगे, टाइप 1 टाइप 2 न्यूमोनाइट सेल्स को डैमेज करेंगे और ये क्या करेंगे, फर्दर जाके गैसियस एक्सचेंज को हैम्पर करेंगे, पल्मोनरी एडिमा डेवलप कराएंगे। तो ये सारी कंडीशंस हमने देखी जिसमें क्या होता है, जो लंग्स की है वो डायरेक्ट इंजरी देखने को मिलती है। और इन कंडीशंस में भी कौन सी कॉमन है, निमोनिया यहाँ पे सबसे ज्यादा कॉमन है। नेक्स्ट बात करते हैं कॉजेज ऑफ इनडायरेक्ट लंग इंजरी की। इनडायरेक्ट लंग इंजरी की कंडीशन में क्या होता है कि जो इंजरी होती है वो डायरेक्टली लंग पे नहीं होती, कुछ सिस्टमिकली हैपनिंग हो रहा होता है जिसकी वजह से मैसिव इन्फ्लामेशन हो जाती है। मैसिव काइंड ऑफ इन्फ्लामेटरी इम्यूनोजेनिक रिएक्शन वहां पे देखने को मिलती है और वो रिएक्शन फिर फर्दर क्या करेंगी, कैपिलरीज को डैमेज कर देंगी और एल्वेओलर एपिथेलियम को डैमेज कर देती है। इस कंडीशन में है सबसे कॉमन कोज क्या होते हैं इनडायरेक्ट लंग इंजरी के, फर्स्ट है सेप्सिस। सेप्सिस क्या है, मोस्ट कॉमन कोज ऑफ एआरडीएस होता है। अब दोनों को हम देखें, डायरेक्ट लंग इंजरी हो या फिर इनडायरेक्ट लंग इंजरी हो, दोनों कंडीशन में सबसे जो कॉमन होता है कोज को कौन सा होता है, सेप्सिस होता है। सेप्सिस के कंडीशन में क्या होता है, जब कोई भी पेशेंट सेप्टिक होता है तो कोई भी जो इन्फेक्टिव पैथोजन है वो वहां पे ट्रेवल करता है। इन्फेक्टिव पैथोजन क्या करेगा, इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करा देता है। इम्यून सिस्टम जब एक्टिवेट हो जाएगा तो वो क्या, वहां पे क्या होगा, मासिव अमाउंट ऑफ साइटोकाइंस रिलीज होंगे और इनमें क्या होगा, इंटरल्यूकिन 1, इंटरल्यूकिन 6 और TNF अल्फा यानी कि ट्यूमर नेक्रोटिंग फैक्टर अल्फा वहां पे क्या होंगे, सीक्रेट होंगे। अब ये फैक्टर्स क्या करेंगे, पल्मोनरी कैपिलरीज में चले जाएंगे। पल्मोनरी कैपिलरीज में जाके वहां जब उनको अफेक्ट करेंगे तो उनको क्या कर देंगे, लीकी कर देंगे। जब वो लीक हो जाएंगे तो जो फ्लूइड है उनमें से लीक आउट होके कहाँ पे जाएगा, इंटरस्टिशियल स्पेसेस में जाएगा और इंटरस्टिशियल स्पेसेस से कहाँ में जाएगा, एल्वेलाई में जाएगा। तो सेप्सिस के कंडीशन में क्या होगा, मोस्टली एंडोथेलियल इंजरी होती है, कैपिलरी परमिएबिलिटी इंक्रीज हो जाती है, वैसोडाइलेटरी इफेक्ट भी यहाँ पे देखने को मिलता है और फिर फर्दर क्या होगा, इंटरस्टिशियल एडिमा और पल्मोनरी एडिमा यहाँ पे डेवलप हो जाता है। नेक्स्ट है सीवियर ट्रोमेटिक इंजरी। कोई भी ट्रोमेटिक इंजरी हो जिसकी वजह से वो सर्कुलेशन में जो जाके अफेक्ट करे और फिर फर्दर जाके इनडायरेक्टली वो लंग्स पे इंजरी करे, वो कंडीशन हो सकती है। लेस कॉमन कोजेज में हम बात करते हैं एक्यूट पैनक्रियाटाइटिस। एक्यूट पैनक्रियाटाइटिस में क्या होता है, जो पैनक्रियाज है उसकी एक्यूटली और सिग्निफिकेंट इन्फ्लामेशन यहाँ पे देखने को मिलती है। जब सिग्निफिकेंट इन्फ्लामेशन होती है तो वहां पे कुछ साइटोकाइंस रिलीज होते हैं, साइटोकाइंस का स्ट्रॉम आता है वहां पे और उसमें मेनली होते हैं इंटरल्यूकिन 1 और ट्यूमर नेक्रोटिंग फैक्टर अल्फा यानी कि IL-1 और TNF अल्फा। यहाँ पे ये साइटोकाइंस यहाँ पे आते हैं। और जब जो पैनक्रियाज है, जैसे कि पैनक्रियाज में हमें पता है काफी सारे एंजाइम्स जो है पैनक्रियाज बनाता है, तो जब पैनक्रियाज पे इंजरी होगी तो वो एंजाइम भी वहां से कुछ रिलीज होंगे। तो पैनक्रियाज के कुछ एंजाइम और जो साइटोकाइंस हैं ये कंबाइनली क्या करते हैं, डिफ्यूज इन्फ्लामेशन वहां पे करवा देते हैं, कैपिलरी एंडोथेलियम को डैमेज करते हैं, उनको लीक कर देते हैं, जिसकी वजह से फर्दर क्या डेवलप हो जाता है, इंटरस्टिशियल एडिमा, पल्मोनरी एडिमा हो जाता है और ये क्या करेंगे, एल्वेलाई के एपिथेलियम को भी डैमेज कर देंगे और ARDS की कंडीशन डेवलप हो जाएगी। नेक्स्ट है कोई भी ट्रोमा जिसकी वजह से जो लॉन्ग बोन्स हैं उनका फ्रैक्चर हो जाए, मल्टीपल लॉन्ग बोन फ्रैक्चर की कंडीशन हो सकती है। तो इस कंडीशन में क्या होता है, जो लॉन्ग बोन्स है उनका सेंटर किस चीज से बना होता है, वहां पे होती है मेडुलरी कैविटीज और मेडुलरी कैविटीज में क्या होता है, लोट ऑफ फैट टिश्यूज यानी कि एडिपोज टिश्यू वहां पे काफी अमाउंट में होता है। जब कोई भी बोन फ्रैक्चर्ड होती है तो वहां से वो क्या हो जाता है, स्पिट आउट हो जाता है, एस्केप हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ फैट ग्लोब्यूल्स और फैट एम्बोलाई भी हम बोल सकते हैं। तो इस फॉर्म में जब वो स्पिट आउट हो जाता है तो वो जो फैट ग्लोब्यूल्स हैं वो फर्दर जब ब्लड में जाएंगे, ब्लड में जाके वो मेटाबोलाइज हो जाते हैं इनटू ओलिक एसिड मॉलिक्यूल्स
और ये जो ओलिक एसिड मॉलिक्यूल्स हैं ये क्या करेंगे, जो कैपिलरी एंडोथेलियम है और जो एल्वेओलर एपिथेलियम है उसको डैमेज करना शुरू कर देते हैं। उसमें जब ये डैमेज करेंगे तो कैपिलरी परमिएबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी, परमिएबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी तो फ्लूइड जो है वो लीक कर जाएगा इंटरस्टिशियम में, फर्दर फिर जाके एल्वेलाई में लीक कर जाएगा और क्या डेवलप होगा, इंटरस्टिशियल एडिमा और पल्मोनरी एडिमा, और फर्दर जो गैसियस एक्सचेंज है वो यहाँ पे हैम्पर हो जाएगा। नेक्स्ट है एनाफाइलेक्सिस की कंडीशन में एआरडीएस देखने को मिल सकता है। प्रोलॉन्ग्ड कार्डियोपल्मोनरी बाईपास सर्जरी किसी की हुई है तो उस कंडीशन में भी एआरडीएस हो सकता है। डिक की कंडीशन में डिसएमिनेटेड इंट्रावस्कुलर कोगुलेशन जब है तब भी एआरडीएस डेवलप हो सकता है। नेक्स्ट है मल्टीपल ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स। मल्टीपल ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स जब किसी के होते हैं तो उस कंडीशन में भी एआरडीएस बहुत कॉमनली देखने को मिलता है। इस कंडीशन में क्या होता है, जैसे जो डोनर है उसकी एंटीबॉडीज या फिर कुछ पार्टिकुलर जो है फोस्फोलिपिड्स वो यहाँ पे जब ब्लड ट्रांसफ्यूजन की कंडीशन में ये क्या कराते हैं, ये स्टिमुलेट करा देते हैं इम्यून सिस्टम को, पार्टिकुलरली इम्यून सिस्टम में न्यूट्रोफिल्स को ये स्टिमुलेट करा देते हैं। जब ये न्यूट्रोफिल्स स्टिमुलेट हो जाते हैं तो वहां पे वो साइटोकाइंस रिलीज कराते हैं, जैसे कि रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज एंड प्रोटीन। जब इनको वहां पे स्टिमुलेट कराएंगे वो फिर फर्दर क्या करेंगे, कैपिलरी एंडोथेलियम को डैमेज करेंगे, एल्वेओलर एपिथेलियम को डैमेज करेंगे और यहाँ पे इंटरस्टिशियल एंड पल्मोनरी एडिमा देखने को मिलेगा, इम्पेयर्ड गैसियस एक्सचेंज देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है ड्रग ओवरडोज। जो ड्रग्स है इसका मैकेनिज्म अभी सर्टेनली नोन नहीं है कि किस मैकेनिज्म के थ्रू ये एआरडीएस कोज कराती है, लेकिन कुछ ड्रग्स हैं जैसे कोकेन, ओपियोइड्स, और जब एस्पिरिन ज्यादा लंबे समय से एस्पिरिन की टॉक्सिसिटी हो जाती है उस कंडीशन में भी यहाँ पे एआरडीएस देखने को मिला है। नेक्स्ट है नॉन पल्मोनरी सिस्टमिक कोई भी डिजीज हो सकता है, सीवियर हेड इंजरी, शोक, मासिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ये सब जो कंडीशन होती है तो ये क्या है, इनडायरेक्ट लंग इंजरी के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है और इनडायरेक्ट लंग इंजरी होने के बाद एआरडीएस डेवलप करा सकती है। नेक्स्ट ब्रीफ में हम देखते हैं तो कॉमन कोजेस कौन से हो गए, जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों में मोस्ट कॉमन क्या है, सेप्सिस, और डायरेक्ट के केस में मोस्ट कॉमन कोज क्या है, निमोनिया एंड देन एस्पिरेशन निमोनिया। अब हम इसकी पैथोफिजियोलॉजी की बात करते हैं। पैथोफिजियोलॉजी में क्या है, एल्वेओलर इंजरी होगी वो डायरेक्ट भी हो सकती है और इनडायरेक्ट भी हो सकती है। जब इंजरी होगी तो वहां पे क्या होगा, कुछ साइटोकाइंस रिलीज होंगे जैसे कि इंटरल्यूकिन 1, इंटरल्यूकिन 6, इंटरल्यूकिन 8 एंड टीएनएफ अल्फा। वहां पे फिर न्यूट्रोफिल्स की रिक्रूटमेंट होती है और फिर क्या होता है, वो जो एंडोथेलियम है, कैपिलरी एंडोथेलियम है, एल्वेओलर एपिथेलियम है, उसको क्या करते हैं, डैमेज करते हैं और प्रोटीन रिच जो फ्लूइड है वो इंटरस्टिशियम में लीक कर जाता है। वहां पे जब फ्लूइड जाता है तो वो क्या करेगा, एयर स्पेसेस को फिल्ड कर लेगा और वहां पे क्या होगा, जो सर्फेक्टेंट है उसका लॉस हो जाएगा और एल्वेलाई क्या कर जाएंगे, कोलैप्स कर जाएंगे। तो इसको हम डायग्राम के थ्रू अच्छे से देखते हैं। ये डायग्राम है, एक साइड पे यहाँ पे क्या दिखाया गया है, नॉर्मल एल्वेलस दिखाया गया है, सेकंड तरफ क्या है, इंजर्ड एल्वेलस ड्यूरिंग द एक्यूट फेज। तो ये क्या है, एल्वेलाई है, यहाँ पे टाइप 1 सेल्स हैं जो कि क्या होती हैं, सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम, हेल्प करती हैं गैसियस एक्सचेंज में, और टाइप 2 सेल्स होती हैं जो क्या करती हैं, क्यूबोइडल एपिथेलियम से बनी हुई होती है और ये क्या करती हैं, जो सर्फेक्टेंट प्रोडक्शन है उसमें हेल्प करती है। एल्वेओलर मैक्रोफेज यहाँ पे दिखाए गए हैं, सर्फेक्टेंट लेयर दिखाई गई है। एल्वेलाई और कैपिलरी के बीच में जो स्पेस दिखाई दे रहा है ये क्या है, इंटरस्टिशियल स्पेस है। नीचे कैपिलरी दिखाई गई है, कैपिलरीज भी क्या है, आरबीसी है, ब्लड फ्लो कर रहा है। तो ये नॉर्मल डायग्राम है। अब जब हमारे यहाँ पे कोई भी इंजरी होती है तो क्या होता है, एल्वेलाई में कोई भी इंजरी होगी तो हमने जैसे कि हम पहले पढ़ते आ रहे हैं कि क्या होगा, टाइप 1 एंड टाइप 2 न्यूमोनाइट सेल्स जो है वो डैमेज हो जाएंगी। तो टाइप 1 एंड टाइप 2 न्यूमोनाइट सेल्स जब डैमेज होंगी तो वो क्या करेंगे, जो एल्वेओलर मैक्रोफेज है उसको स्टिमुलेट करेंगे। और सेकेंडली क्या होता है, कोई भी जब एक्सटर्नल पैथोजन भी आता है तो वो डायरेक्टली जब एल्वेलाई में एंट्री करता है तो उस टाइम पे वो भी क्या करता है, जो एल्वेओलर मैक्रोफेज है उसको क्या कर देता है, एक्टिवेट कर देता है। तो यहाँ पे हमारे पास दो कंडीशन है, एल्वेओलर मैक्रोफेज एक्टिवेट होगा कब होगा, आइदर बाय द साइटोकाइंस रिलीज फ्रॉम टाइप 1 एंड टाइप 2 सेल्स आफ्टर एनी इंजरी और डायरेक्टली एनी पैथोजन कैन एक्टिवेट देम और कैन स्टिमुलेट देम। तो वहां पे जब ये मैक्रोफेज को स्टिमुलेट करेंगे तो मैक्रोफेज स्टिमुलेट होने के बाद क्या होगा, कुछ साइटोकिन्स वहां पे रिलीज होंगे जैसे कि इंटरल्यूकिन 1, इंटरल्यूकिन 6, इंटरल्यूकिन 8 एंड टीएनएफ अल्फा।
जब ये साइटोकिन्स वहां पे रिलीज होंगे तो ये या एल्वेलाई से ये क्या करेंगे, जो कैपिलरी ब्लड है उसमें ये लीक करना शुरू कर देंगे, वहां पे जाना शुरू कर देंगे। जब ये कैपिलरीज में पहुंचेंगे तो वहां पे क्या करेंगे, एंडोथेलियल जो सेल्स है उसका डैमेज करना शुरू कर देंगे और वहां पे एडिमा डेवलप करना शुरू कर देंगे। ये और क्या कर सकते हैं, जो कैपिलरीज के ब्लड में जो WBCs हैं उनको भी ये एक्टिवेट कर सकते हैं, और टाइप 2 जो एल्वियोलर सेल्स हैं उनको भी ये यहाँ पे अफेक्ट करना शुरू कर देंगे। टाइप 2 एल्वियोलर सेल का डैमेज ज्यादा शुरू हो जाएगा, और मोस्टली जो टाइप 2 सेल्स हैं उनका एक प्रोटेक्टिव फंक्शन ये होता है, इसमें क्या होते हैं, माइन्यूट चैनल्स होते हैं। जब भी एक्सेस फ्लूइड होता है तो ये क्या करती है, टाइप 2 न्यूमोनाइट सेल्स जो एक्सेस जो फ्लूइड है उसको उसकी पूलिंग स्टार्ट कर देती है, रीअपटेक करती है एल्वेलाई से और उसको बाहर भेज देती है, जिससे ये प्रिवेंशन करती है एडिमा को। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, ये जो साइटोकिन्स थे ये टाइप 2 सेल्स को और ज्यादा डिस्ट्रॉय करेंगे, तो जिससे एडिमा की जो कंडीशन है वो वहां पे डेवलप होती रहेगी। साथ में जब ये कैपिलरीज में जाएंगे तो क्या करेंगे, कैपिलरी की परमिएबिलिटी को इंक्रीज कर देंगे, जिससे वहां पे क्या हो जाएगा, फ्लूइड लीक करना शुरू कर देगा। फ्लूइड जब लीक करना शुरू कर देगा तो जो ये कैपिलरीज हैं, कैपिलरीज से फ्लूइड लीक होगा तो कहाँ पे जाएगा, पहले डायरेक्टली तो एल्वेलाई में जाएगा नहीं, क्योंकि एल्वेलाई और कैपिलरी के बीच में क्या है, इंटरस्टिशियल स्पेस है। तो ये जो कैपिलरी है यहाँ से फ्लूइड लीक होके जाएगा इंटरस्टिशियल स्पेस में। एक काम तो ये करती है। सेकेंडली क्या करती है, ये जो साइटोकाइंस हैं, ये जो कैपिलरी जो एंडोथेलियम है वहां पे लिटिल एडेशन मॉलिक्यूल एक्सप्रेस करना शुरू कर देती है, और जो ये लिटिल एडेशन मॉलिक्यूल्स होंगे कैपिलरीज के जो न्यूट्रोफिल्स हैं उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, उनको वहां पे अपने ऊपर अटैच करना शुरू कर देते हैं। उस टाइम पे क्या होता है, स्पेशल इंटरल्यूकिन जो साइटोकाइंस है वहां पे वो वर्क करते हैं, स्पेशली इंटरल्यूकिन 8, और वो क्या करेगा, इन न्यूट्रोफिल्स को स्टिमुलेट करेगा कि ये एल्वेलाई में चले जाएं। तो जब ये न्यूट्रोफिल एल्वेलाई में जाएंगे तो वहां पे क्या होगा, ये कुछ मॉलिक्यूल्स रिलीज कराना शुरू कर देते हैं, जैसे कि रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज और प्रोटीएज। ये फिर क्या करेंगे, फर्दर टाइप 1 एंड टाइप 2 न्यूमोनाइट सेल्स को डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर देंगे, और जब ये टाइप 1 टाइप 2 न्यूमोनाइट सेल्स को डिस्ट्रॉय करेंगे तो वहां पे क्या हो जाएगा, डैमेज होगा। तो जो बैरियर है वो, जो ये बैरियर जो फ्लूइड को यहाँ पे एंट्री करने से रोक रहा था, वो बैरियर क्या हो जाएगा, लूज हो जाएगा, और जो फ्लूइड है इंटरस्टिशियम में जो फ्लूइड है वो कहाँ चला जाएगा, एल्वेलाई में चला जाएगा। फर्स्टली क्या हुआ, कैपिलरी जो है वो परमेबल हो गई, लीकी होगी, कैपिलरी से फ्लूइड चला गया इंटरस्टिशियम में, और जो कैपिलरीज से जो है WBCs न्यूट्रोफिल्स जो गए थे एल्वेलाई में, उन्होंने वहां पे जाके टाइप 1 टाइप 2 का डैमेज ज्यादा शुरू कर दिया, जो बैरियर है उसको लूज कर दिया। बैरियर लूज होने के बाद एल्वेलाई भी क्या होगी, वो भी परमिएबल होगी, यानी कि वो अलाउ करेंगे फ्लूइड को अंदर आने के लिए। और एल्वेलाई के चारों तरफ इंटरस्टिशियम में तो फ्लूइड था ही, तो वो फ्लूइड क्या कर जाएगा, एल्वेलाई के अंदर एंटर कर जाएगा। उसके साथ साथ क्या होगा, कुछ प्रोटीन्स भी एल्वेलाई में एंटर कर जाएंगे, जैसे कि फाइब्रिन मोस्टली इसमें होता है। तो यहाँ पे आप देखो जो एल्वेलाई है इसके अंदर क्या क्या यहाँ पे इकट्ठा हो गया, प्रोटीन लाइक फाइब्रिन यहाँ पे हो गया, फ्लूइड बिल्डअप हो गया। अब टाइप 1 एंड टाइप 2 जो सेल्स हैं वो जो डैमेज हो रही थी वो भी वहाँ पे उनका डेब्रिस भी वहीं पे पड़ा रहता है, तो डेड सेल्स भी हो जाएंगी। कैपिलरीज से जो न्यूट्रोफिल्स गए थे, यानी कि WBC जो गई थी, वो भी वहां पे इकट्ठा हो जाएंगे, और कई बार क्या होता है, कुछ RBCs भी वहां पे देखने को मिलती है। तो ये सारी कंडीशन आप जो देखेंगे, ये डायग्राम जहाँ पे फाइब्रिन, सेलुलर डेब्रिस और एक्टिवेटेड न्यूट्रोफिल्स ये जो दिया हुआ है, तो ये क्या करते हैं, एक लेयर बना लेते हैं। ये सारी लेयर जो कहलाती है वो क्या है, हाइलिन मेम्ब्रेन, थिक मेम्ब्रेन एक वहां पे डेवलप हो जाती है, जिसे हम हाइलिन मेम्ब्रेन कहते हैं। अब ये मेम्ब्रेन क्या करेगी, नॉर्मल एल्वेलाई, एक साइड नॉर्मल एल्वेलाई है, इस तरफ यदि हम देखें तो ऑक्सीजन एंटर करी, और जो एल्वेलर मेम्ब्रेन है वहां से एस्केप करके ये कैपिलरीज में चली जाएगी, CO2 बाहर चली जाएगी। तो ये प्रोसेस क्या हो रहा था, बहुत इजीली हो जा रहा था। अब इंजर्ड साइड हम देखते हैं, तो जो ये एक थिक लेयर बन गई किस किस चीज की, प्रोटीन लाइक फाइब्रिन, फ्लूइड, डेड सेल्स, WBC एंड समटाइम्स सम RBCs। तो ये क्या करेंगे, जो ये थिक मेम्ब्रेन थी, अब ऑक्सीजन को क्या ट्रेवल करना पड़ेगा, इस थिक मेम्ब्रेन से ट्रेवल होगी, उसको जाना पड़ेगा। तो अब इतनी थिक मेम्ब्रेन है तो ऑब्वियस बात है क्या होगा, गैसियस एक्सचेंज यहाँ पे हैम्पर हो जाएगा। गैसियस एक्सचेंज हैम्पर होगा तो हाइपोक्सीमिया की कंडीशन डेवलप हो जाएगी, जो ऑक्सीजन की कंसेंट्रेशन है ब्लड में वो यहाँ पे कम हो जाएगी, और फिर ये फर्दर क्या करेगी, ARDS डेवलप कर देगी।
अब इससे फर्दर स्टेज में क्या होता है, एल्वियोलर कोलैप्स होता है। तो एल्वियोलर कोलैप्स कैसे होता है, जब ये सारा जो कलेक्शन हो गया तो यहाँ पे ये क्या करेगा, जो आपको दिखाई दे रही होगी नॉर्मल साइड सरफेक्टेंट की लेयर, इस सरफेक्टेंट की लेयर को भी ये डिस्टर्ब करना शुरू कर देते हैं। और हमने पहले पढ़ लिया है कि जो सरफेक्टेंट की लेयर है वो क्या करती है, एल्वियोलाई जो है उनको कोलैप्स होने से बचाती है। अब क्या होगा, एबनॉर्मल कंडीशन है तो इसमें क्या होगा, ये जो फ्लूइड है ये जो बिल्डअप हो गया है एल्वेलाई में, ये क्या करेगा, जो पार्टिकुलर जो लेयर है प्रोटीन की लेयर, फैटी लेयर है, लिपिड प्रोटीन की जो लेयर है जिसे हम सरफेक्टेंट कहते हैं, उसको क्या करेगा, वॉश आउट करना शुरू कर देगा। अब इसको वॉश आउट करना शुरू कर देगा तो क्या होगा, सरफेस टेंशन बढ़ जाएगी, क्योंकि प्रेशर इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ सरफेस टेंशन बाय रेडियस। तो अगर प्रेशर बढ़ेगा तो टेंशन बढ़ेगी, तो इस कंडीशन में क्या होगा, टेंशन बढ़ेगा तो प्रेशर बढ़ेगी। यहाँ पे क्या होगा, टाइप 2 सेल्स का भी डैमेज हो जाएगा। टाइप 2 सेल्स रिस्पॉन्सिबल होती है सरफेक्टेंट प्रोडक्शन के लिए। तो इस कंडीशन में मेजरली किसका डैमेज होगा, टाइप 2 सेल्स का डैमेज होगा और सरफेक्टेंट जो लेयर है वो वॉश आउट हो जाएगी। इस ऐसी जब कंडीशन डेवलप होगी तो क्या होगा, सरफेस टेंशन बढ़ जाएगी, और सरफेस टेंशन बढ़ जाएगी तो एल्वेलाई पे बहुत ज्यादा प्रेशर होगा, जिसकी वजह से एल्वेलाई एकदम कोलैप्स कर जाएंगी और उसके बाद क्या होगा, हाइपोक्सीमिया की कंडीशन डेवलप हो जाएगी। अब नॉर्मली क्या होता है, जब हाइपोक्सीमिया की कंडीशन डेवलप होती है तो उसकी एक रिफ्लेक्सिव रिएक्शन हमारी बॉडी में होती है, तो वो क्या करेंगे, कीमो रिसेप्टर्स को एक्टिवेट कर देंगे। हाइपोक्सीमिया की कंडीशन होगी, सीएनएस को वो स्टिमुलेट कर देगा, सीएनएस स्टिमुलेट होगा तो वो क्या करेंगे, रिफ्लेक्सिव रिएक्शन के थ्रू क्या होगा, रेस्पिरेटरी रेट यहाँ पे बढ़ जाती है और जिसे हम क्या कहते हैं, टेकिपनिया कहते हैं। तो यहाँ पे क्या है, टेकिपनिया की कंडीशन डेवलप हो जाएगी। और दूसरा हाइपोक्सीमिया क्या करता है, साइनोसिस भी, हाइपोक्सिया ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन कम होगी तो वहां पे ऑब्वियस बात है साइनोसिस भी पेशेंट में देखने को मिल सकता है। और क्या होगा, पल्मोनरी एडिमा हो गया है, इंटरस्टिशियल एडिमा हो गया है, फ्लूइड बिल्डअप हो गया है, तो जब हम ऑस्कल्टेट करते हैं पेशेंट की चेस्ट को तो वहां पे हमें ब्रीजेस, रेल्स या क्रैकल्स वहां पे सुनाई देते हैं। क्यों, क्योंकि जब पेशेंट ब्रीथ इन करता है तो एल्वेलाई कोलैप्स है, वो वहां पे जब ब्रीथ इन करता है तो ओपन अप होने के लिए ट्राई करती है, तो उस टाइम पे क्या होता है, क्रैकलिंग साउंड यहाँ पे डेवलप होती है। तो अभी हमने क्या पढ़ा, फर्स्टली क्या हुआ था, एल्वेलाई जो है उसमें कोई पैथोजन आया, टाइप 1 टाइप 2 सेल्स डिस्ट्रॉय हुई और वहां पे गैसियस एक्सचेंज हैम्पर हुआ। सेकेंडली क्या होगा, कैपिलरीज की परमिएबिलिटी बढ़ जाएगी, यहाँ से फ्लूइड जाएगा इंटरस्टिशियम में, इंटरस्टिशियम से जाएगा एल्वेलाई में, और एल्वेलाई में फ्लूइड के साथ साथ फाइब्रिन, सेलुलर डेब्रिस, डब्ल्यूबीसीज, आरबीसीज ये सारी बिल्डअप हो जाएंगी और ये क्या करेंगी, गैसेस एक्सचेंज को फर्दर हैम्पर करेंगी। फिर थर्डली क्या होगा, एल्वेलाई कोलैप्स कर जाएंगी। कैसे कोलैप्स कर जाएंगे, लास्ट में क्या होगा, जो सरफेक्टेंट की लेयर है वो वॉश आउट होने लगेगी, सरफेस टेंशन बढ़ेगी और एल्वेलाई फर्दर जाके कोलैप्स कर जाएंगी। हाइपोक्सीमिया की कंडीशन डेवलप होगी। हाइपोक्सीमिया की कंडीशन के बाद क्या होगा, टेकिपनिया होगा, पेशेंट को साइनोसिस होगा और क्रैकलिंग साउंड ऑस्कल्टेशन पे मिलेंगी। अब यहाँ तक की कंडीशन के बाद क्या होता है, पेशेंट की कोई ट्रीटमेंट जब हम चलाते हैं तो उस कंडीशन में क्या होता है, जो फर्दर ये एल्वेलाई है रिजोल्यूशन की फेज आ जाती है। आफ्टर ट्रीटमेंट ये रिपेयर करना शुरू कर देती है। टाइप 1 एंड टाइप 2 न्यूमोनाइट सेल्स, टाइप 2 जो न्यूमोनाइट सेल्स होती हैं वो माइटोटिक होती हैं, वही जब फर्दर रेप्लिकेट करके टाइप 1 एंड टाइप 2 सेल्स को बनाती हैं। टाइप 1 जो है ए माइटोटिक होती है, वो रेप्लिकेट नहीं करती है। तो यहाँ पे क्या होगा, री एपिथेलाइजेशन होना शुरू हो जाएगा। जो पल्मोनरी एडिमा था, इंटरस्टिशियल एडिमा था, वो क्या हो जाएगा, रिजोल्व यहाँ पे हो सकता है अगर ट्रीटमेंट इफेक्टिव हो रही है तो। और क्या होगा, टाइप 2 जो सेल्स हैं जब वो वहां पे अच्छे से बनने लगेंगे तो वो क्या करेंगे, अपने माइक्रो चैनल्स के थ्रू फ्लूइड को वहां से कुछ फ्लूइड को बाहर निकालने लगेगी। तो ये सारी कंडीशन रिजोल्विंग फेज में होती है। और अगर एबनॉर्मल कंडीशन में ऐसा नहीं होता है, पेशेंट जो है वो ट्रीटमेंट से रिएक्टिव नहीं होता है, रिस्पॉन्स नहीं करता है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, फर्दर डेवलप हो जाएगी फाइब्रोटिक फेज। फाइब्रोटिक फेज में क्या होता है, मैक्रोफेज और जो न्यूट्रोफिल्स होते हैं वो कुछ साइटोकाइंस रिलीज कराते हैं, जैसे कि प्लेटलेट डेराइव्ड ग्रोथ फैक्टर और ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर बीटा। ये जब स्टिमुलेट होंगे तो ये फाइब्रोब्लास्ट को स्टिमुलेट करते हैं और ये सब मिलके क्या करते हैं, कनेक्टिव टिश्यू काफी अमाउंट में बनाना शुरू कर देते हैं और जिसे हम फाइब्रोटिक फेज कहते हैं।
और जब ये फाइब्रोसिस की कंडीशन यहाँ पे डेवलप होने लग जाती है तो इससे रेस्ट्रिक्टिव टाइप ऑफ लंग डिजीज डेवलप होना शुरू हो जाता है। तो ये इसकी कंप्लीट पैथोफिजियोलॉजी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं जो पैथोलॉजिकल फेज है। अभी जो मैंने आपको डायग्राम के थ्रू समझाया वही 3 फेज यहाँ पे देखी। 3 डिस्टिंक्टिव फेज होती हैं सिंड्रोम की। फर्स्टली क्या है, एक्जुडेटिव फेज, जिसमें हमने पढ़ा था फ्लूइड जो है वो बिल्डअप हो जाता है। सेकंड क्या है, प्रोलाइफरेटिव फेज, एंड थर्ड है फाइब्रोटिक फेज। फर्स्ट जो फेज है उसमें क्या होगा, एक्सेस फ्लूइड बिल्डअप होना शुरू हो जाएगा लंग्स में, और एक्यूट लंग इंजरी की वजह से वो क्या हो जाएगा, फ्लूइड की लीकेज वहां से शुरू हो जाएगी। हाइपोक्सीमिया यहाँ पे देखने को मिल सकता है एक्यूट लंग इंजरी की वजह से। और जो है एपिथेलियम है, एंडोथेलियम है, वो डैमेज होना शुरू हो जाती है। और ये जो फर्स्ट स्टेज है ये 0 to 7 डेज की होती है। कुछ इंडिविजुअल यहाँ पे रिकवर कर जाते हैं फर्स्ट स्टेज में, और कुछ यहाँ पे प्रोग्रेस कर जाते हैं सेकंड स्टेज में, जो ट्रीटमेंट के लिए रिस्पॉन्स यहाँ पे नहीं देते हैं। नेक्स्ट है प्रोलाइफरेटिव फेज। प्रोलाइफरेटिव फेज कितने दिन की होती है, 7 to 14 डेज की होती है। यहाँ पे कनेक्टिव टिश्यू और अदर स्ट्रक्चरल एलिमेंट जो है वो लंग्स में प्रोलाइफरेट करते हैं इनिशियल इंजरी के रिस्पॉन्स में, जिसपे जहाँ पे क्या होता है फिर फाइब्रोब्लास्ट वहाँ पे आने लग जाते हैं, और जो स्टिफ लंग या शोक लंग की कंडीशन यहाँ पे जो है वो डेवलप हो जाती है। एबनॉर्मली इनलार्ज्ड एयर स्पेसेस हो जाते हैं, फाइब्रोटिक टिश्यू या स्केरिंग यहाँ पे शुरू हो जाती है। नेक्स्ट है फाइब्रोटिक फेज, जो कि होती है 14 to 21 डेज की। यहाँ पे क्या होगा, इन्फ्लामेशन रिजोल्व भी कर सकती है, ऑक्सीजनेशन इंप्रूव हो सकता है, एक्सटुबेशन यहाँ पे हो सकता है, लेकिन जो लंग फंक्शन है उनको इंप्रूव होने में 6 to 12 मंथ्स यहाँ पे लग जाते हैं आफ्टर द ऑनसेट ऑफ रेस्पिरेटरी फेलियर। ये इस पे डिपेंड करेगा कि इसकी प्रेसिपिटेटिंग कंडीशन क्या है और जो इनिशियल इंजरी है वो कितनी सीवियर थी। और वेरिंग लेवल ऑफ पल्मोनरी फाइब्रोटिक चेंजेस भी यहाँ पे पॉसिबल है। जब पेशेंट रिस्पॉन्ड नहीं करेगा तो डिजीज जो है वो प्रोग्रेशन की तरफ जाता जाएगा, और वेरिंग लेवल ऑफ पल्मोनरी फाइब्रोटिक चेंजेस भी देखने को मिल सकते हैं। अब जो हमने ये पैथोफिजियोलॉजी पढ़ी तो इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस लास्ट में निकल के आते हैं कि जो गैसियस एक्सचेंज है वो इम्पेयर हो रहा है, लंग की कंप्लायंस है वो डिक्रीज हो रही है क्योंकि लंग स्टिफ हो जा रहे हैं, और जो पल्मोनरी आर्टीरियल हाइपरटेंशन हो रहा है ड्यू टू हाइपोक्सिमिक वैसोकंस्ट्रिक्शन। तो ये यहाँ पे इसकी कॉन्सिक्वेंसेस देखने को मिलती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्लिनिकल फीचर्स की। तो क्लिनिकल फीचर्स जैसे कि हमने पढ़ा, जो ARDS है वो एक एक्यूट कंडीशन है, तो साइन एंड सिम्टम्स जो है ARDS के वो डेवलप करते हैं एक्यूटली, यूजुअली बिटवीन 12 to 72 आवर्स ऑफ द ट्रिगरिंग इवेंट। डिस्निया ऑफ रैपिड ऑनसेट विद हाइपोक्सीमिया, डिस्निया होगा पेशेंट को, हाइपोक्सीमिया की कंडीशन डेवलप हो जाएगी। डिफ्यूज पल्मोनरी इन्फिल्ट्रेट्स देखने को मिलेंगे, बायलेटरल क्रैकल्स और रेल्स देखने को मिलेंगे, टैकीकार्डिया, टैकीपनिया और पर्स्पिरेशन की कंडीशन डेवलप होगी। अगर हम क्लिनिकली देखें तो जो ये सिम्टम्स हैं इनको हम 4 स्टेजेस में डिवाइड कर सकते हैं। अब इन स्टेजेस को हम 1 by 1 देखेंगे। फर्स्ट स्टेज में क्या है, जो अर्लीस्ट क्लिनिकल फीचर है वो क्या होगा, सीवियर रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस एंड वेरिएबल टैकीकार्डिया। अब लंग्स की अगर हम इस स्टेज पे एग्जामिनेशन करेंगे तो लंग्स यहाँ पे नॉन कंट्रीब्यूटरी होते हैं। अगर हम चेस्ट एक्सरे कराएंगे तो उसमें कोई भी एबनॉर्मेलिटी यहाँ पे नहीं देखने को मिलेगी। हमें पेशेंट में क्या देखने को मिलेगा, सीवियर रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस एंड वेरिएबल टैकीकार्डिया। कुछ यहाँ पे इंटरस्टिशियल एडिमा भी पेशेंट में होता है, तो वेंटिलेशन परफ्यूजन एबनॉर्मेलिटीज यहाँ पे देखने को मिल सकती हैं, जिसमें क्या होगा, जो पार्शियल प्रेशर है ऑक्सीजन का वो कम मिलेगा, और जो पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 है वो नॉर्मल भी हो सकता है या फिर कम भी हो सकता है। नेक्स्ट है स्टेज 2। स्टेज 2 में क्या होगा, जो चेंजेस हमने स्टेज 1 में देखे थे वो यहाँ पे और वर्स हो जाएंगे, और प्रोग्रेशन की तरफ ये डिजीज चला जाएगा। रेल्स जो है वो वाइडली हर्ड होंगे, और रेल्स इसकी वजह से होंगे कि जो पल्मोनरी एल्वेलाई है उसमें फ्लूइड बिल्डअप हो गया है, उसको सिंबलाइज करते हैं रेल्स। फिर उसके बाद है डिफ्यूजन एबनॉर्मेलिटीज यहाँ पे होगी, हाइपोक्सीमिया इंक्रीज हो जाएगा, और हाइपोक्सीमिया की वजह से जैसे कि हमने पैथोफिजियोलॉजी में भी पढ़ा था, यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइनोसिस की कंडीशन अपीयर हो सकती है। तो फर्स्ट एंड सेकंड ये दोनों स्टेज मिला के ये 2 to 7 डेज में प्रोग्रेस करती है। नेक्स्ट है स्टेज 3। स्टेज 3 में क्या होगा, यहाँ पे जैसे जैसे ये कंडीशन प्रोग्रेस करती जाएगी तो प्रोफाउंड हाइपोक्सीमिया यहाँ पे डेवलप हो जाएगा। जो रेल्स है वो हर्ड होंगी ऑल ओवर द लंग्स, और यहाँ पे ट्यूबुलर ब्रीथिंग के एरिया भी प्रेजेंट हो सकते हैं। अगर हम रेडियोलॉजिकली देखें, चेस्ट एक्सरे में या CT स्कैन में देखें तो डिफ्यूज बायलेटरल फ्लफी इन्फिल्ट्रेट्स देखने को मिलेंगे,
और ये क्या होंगे, शुरू में क्या होता है, मोस्टली ये पेरिफ्रीज पे देखने को मिलते हैं, फिर ये प्रोफ्यूज या डिफ्यूज जो ओपेसिफिकेशन है वो देखने को पेशेंट में मिलती है। एल्वेलर कोलैप्स यहाँ पे हो सकता है, और जिसकी वजह से क्या होगा, राइट टू लेफ्ट शंट यहाँ पे डेवलप होगा। और जो इस कंडीशन में अगर हम कन्वेंशनल ऑक्सीजन थेरेपी अगर पेशेंट को देते हैं तो वो यहाँ पे ज्यादा यूज की नहीं होती, पेशेंट उस पर ज्यादा रिस्पॉन्ड नहीं करता है। नेक्स्ट है स्टेज 4। स्टेज 4 में क्या होता है, फीचर्स ऑफ रेस्पिरेटरी फेलियर नॉन रिस्पॉन्सिव टू ऑक्सीजन थेरेपी। यहाँ पे ऑक्सीजन थेरेपी के लिए पेशेंट रिस्पॉन्स नहीं करेगा, रेस्पिरेटरी फेलियर के फीचर्स पेशेंट में आ जाएंगे, डीप साइनोसिस अपीयर होगा, टाइडल वॉल्यूम यहाँ पे बहुत कम हो जाएगी, और जो पार्शियल प्रेशर CO2 का है वो यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगा। टर्मिनली क्या होगा, एसिडोसिस डेवलप हो जाएगा, और पेशेंट की जो है कार्डियो रेस्पिरेटरी अरेस्ट होने से पेशेंट की डेथ हो जाएगी। तो ये जो 4 स्टेजेस हमने पढ़ी, ये क्लिनिकल सिम्टम्स के बेस पे स्टेज थी। तो ये स्टेज क्या होती है, ये प्रोग्रेस कर सकती है या फिर वहां पे पहले ये रिजोल्व भी हो सकती है। ये सब डिपेंड करता है कि जो एक्यूट लंग इंजरी हुई है वो कितनी सीवियर है, पेशेंट को ट्रीटमेंट क्या प्रोवाइड करा जा रहा है, और पेशेंट को जो ट्रीटमेंट दिया जा रहा है उससे वो कितना रिस्पॉन्ड कर रहा है। तो इन सब कंडीशन पर डिपेंड करता है कि पेशेंट कौन से स्टेज तक जाता है या फर्दर प्रोग्रेस करता है या नहीं करता है। आज की वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें हम देखेंगे कि जो ARDS है उसका डायग्नोसिस क्या है और उसकी ट्रीटमेंट क्या है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।